औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो फैमिली एक्ट है पाकिस्तान में 1964 का, उसके हवाले से। और उसमें जो टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया है वो है ख़र्चे के हवाले से। ख़र्चा, मेंटेनेंस। ख़र्चा जो है वो दो किस्म का होता है, एक तो माँ का होता है और एक बच्चे का या उसके जितने भी बच्चे हों उनका होता है। जो माँ का ख़र्चा है, अगर तो माँ ने डाइवोर्स नहीं ली तो माँ का ख़र्चा भी जो कोर्ट है वो उसके हस्बैंड से लेके, यानी बच्चे के वालिद से लेके माँ को पे करती है, बीवी को पे करती है। और ये हस्बैंड की लायबिलिटी बीवी का ख़र्चा देने की हद तक उस वक्त तक होती है जब तक कि बीवी की डाइवोर्स ना हो जाए, और डाइवोर्स के बाद उसकी जो इद्दत पीरियड है, तलाक़ के बाद जो इद्दत पीरियड है, ये याद रखिएगा, वो 3 मंथ होता है। और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो फिर बीवी का जो इद्दत पीरियड है वो 4 मंथ होता है। तो जो ख़र्चा है वो हस्बैंड को बीवी की जो इद्दत है तब तक पे करना पड़ता है। वो बाउंड है जब तक बीवी हस्बैंड के निकाह के अंदर मौजूद है, तो हस्बैंड लीगली तौर पर भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बाउंड है कि वो अपनी मनकूहा को ख़र्चा अदा करे। जो फैमिली एक्ट 1964 का है वो भी यही कुछ कहता है कि जो हस्बैंड है उसकी ज़िम्मेवारी है कि वो अपनी बीवी को और अपने बच्चों को जो प्रॉपर मेंटेनेंस है, जो उसकी हैसियत के मुताबिक है, वो अदा करे। उसके बाद जो मेंटेनेंस है बच्चे की हद तक वो होता है, अगर तो जो बच्चा है वो मेल है यानी बॉय है, तो वो जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता तब तक जो है वो वालिद अपने बच्चे को ख़र्चा अदा करने का पाबंद है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में जो है वो सेपरेशन हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, तो वालिद अपने बेटे को 18 साल की उम्र तक, जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता, ख़र्चा पे करने का बाउंड है। और अगर इसी तरह वालिद की बेटी है तो बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक जो वालिद है वो ख़र्चा पे करने का पाबंद होगा। अब ख़र्चा जो है ये कैसे जो है वो कोर्ट डिटरमिन करती है या कैसे वसूल किया जा सकता है। जो मेंटेनेंस है ये कोर्ट के अंदर एक सूट फॉर मेंटेनेंस जो है वो दायर करना पड़ता है। फैमिली कोर्ट के अंदर हर शहर में फैमिली कोर्ट होती है, और फैमिली जो हर ज़िला है वहाँ पे फैमिली कोर्ट की कम अज़ कम जो एक जज है वो लेडी जज लाजमी कानून कहता है कि होनी चाहिए। तो जो बीवी है वो फैमिली कोर्ट से रजू कर सकती है, वो जाएगी फैमिली कोर्ट में और सूट फॉर मेंटेनेंस दायर करेगी। सूट फॉर मेंटेनेंस जब दायर होगा तो कोर्ट कॉल करेगी, समन करेगी जो डिफेंडेंट यानी उसमें जो हस्बैंड है उसको, और उसको कहेगी कि आके आप अपना जो मेंटेनेंस है वो बच्चे की हद तक या उसकी वालिदा की हद तक वो पे करें। अच्छा, एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेंटेनेंस जो है वो वालिद की इनकम के मुताबिक होता है। ऐसा नहीं होता कि बाज़ कात जो वालिद की इनकम है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख है, 2 लाख रुपया वो कमाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको जो बच्चे का मेंटेनेंस है वो 2000 कोर्ट फिक्स कर दे। ठीक है जी। तो अगर आप सोर्स ऑफ इनकम वालिद का बता देते हैं कोर्ट के अंदर कि इतना इसका सोर्स ऑफ इनकम है, कोई उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देते हैं, तो ये एक सॉलिड ग्राउंड बन जाती है फैमिली कोर्ट के लिए कि वो उसकी जो इनकम है वालिद की इनकम के मुताबिक बच्चे का जो मेंटेनेंस ख़र्चा है वो उसको ऑर्डर करे कि आपने इतना मेंटेनेंस इसका पे करना है।
इसके अलावा जो उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है कोर्ट उनको भी जो है वो माइंड में रखती है कि बच्चे का, उसकी माँ का, उसके वालिद का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो क्या है। अगर वो किसी गांव से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो कोई ज़्यादा रिच नहीं है, तो कोर्ट उस हिसाब से फिर जो है वो मेंटेनेंस भी उनका कम करेगी। लेकिन एक चीज़ तय है कि अगर कोर्ट 5000 तक कोई मेंटेनेंस किसी बच्चे का या उसकी वालिदा का अलाउ कर देती है तो ये अपीलेबल नहीं है। यानी 5000 तक ख़र्चा जब कोर्ट फिक्स कर देगी किसी नाबालिग का या नाबालिग की वालिदा का जो कि हस्बैंड की तरफ हो, तो वो अनअपीलेबल है। ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा है तो आप चाहें तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ जो है वो रिट में जा सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ अपील में जा सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो है वो आए रोज़ कोर्ट्स में हमारे सामने आता है कि अगर वालिद जो है वो ख़र्चा पे नहीं कर रहा, वो समझ लें कि उसकी डेथ हो जाती है वालिद की, या वालिद जो है वो सामने ही नहीं आता, ज़िंदा है लेकिन सामने नहीं आता, तो क्या ऐसी सूरत में दादा से जो मेंटेनेंस है वो पोता या पोती रिसीव कर सकती है? तो इसका आंसर है यस। ये इसके मुतालिक हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट है जिसमें एपेक्स कोर्ट्स ने इस चीज़ को डिटरमिन किया है कि जो अगर पोता या पोती जो है वो उसका वालिद नहीं है, बेशक उसकी डेथ हो गई है या वैसे वो जो है वो इनकेपेबल हो गया है और दादे की कैपेसिटी है, तो फैमिली कोर्ट जो है वो दादा को सम्मन करके डिटरमिन करेगी कि आपने इतना मेंटेनेंस अपने पोते को और अपनी पोती को पे करना है। ठीक है जी। और मेंटेनेंस के हवाले से, ख़र्चे के हवाले से जो अहम बात है वो ये है कि ख़र्चा जो है ये बाज़ इस तरह होता है कि कुछ जो लोग हैं जब वो डाइवोर्स दे रहे होते हैं तो वो डाइवोर्स के अंदर लिख देते हैं जी बच्चे मैंने माँ को दिए। ठीक है। और उनके इसके पीछे जो उनका मकसद होता है वो ये होता है कि हमें कल को ख़र्चा नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डाइवोर्स पेपर के अंदर बेशक मेंशन करें या ना करें, कोर्ट ये प्रज्यूम करती है या लॉ ये प्रज्यूम करता है कि जब बच्चे आपके हैं, बच्चे आपने जने हैं, तो उनका जो मेंटेनेंस है वो भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। बेशक आपने बच्चों की माँ को डाइवोर्स दे दी है या डाइवोर्स नहीं दी, किसी भी सूरत में आप मेंटेनेंस से नहीं बच सकते। ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ लोग जो है वो बच्चे माँ से छीनने की कोशिश करते हैं और इस वजह से छीनने की कोशिश करते हैं जी हमें ख़र्चा नहीं पड़ेगा। तो इसका जो इम्पेक्ट है या इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत डेंजरस होता है। बाज़ का जो कोर्ट्स हैं वो जब माँ रिट में जाती है 491 की रिट में, तो बाज़ वालिद के ऊपर FIR भी हो जाती है। ठीक है जी। अगर वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस ना करे बच्चों को, तो उसके बाद जो, क्योंकि लॉ जो है ये प्रज्यूम करता है कि माँ जो है वो नेचुरल गार्डियन है। माँ के होते हुए कोई दूसरा शख्स, बेशक बाप है, बेशक दादा है, बेशक दादी है, बेशक नाना नानी, कोई भी रिश्ता है, जो नेचुरल गार्डियन है वो माँ है। और माँ के अलावा कोई भी बच्चे की हज़ानत नहीं कर सकता। ठीक है जी। ये बात बड़ी क्लियर है कि माँ के होते हुए कोई दूसरा शख्स उस बच्चे की हज़ानत नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ प्रज्यूम यही करता है कि माँ जो है उससे बेहतर बच्चे की निगहदाश्त, बच्चे की तालीम व तरबियत कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो जिसमें जो माँ है उससे बच्चे की हज़ानत ले ली जाती है और वो बाप को या दादी को दे दी जाती है।
उसका क्या, जबकि अभी मैंने कहा है कि जो माँ है वो नेचुरल गार्डियन है, तो होता ये है कि अगर खुदा न खास्ता जो माँ है वो बदचलन है, उसका जो करैक्टर है वो ठीक नहीं है, लूज़ करैक्टर की मालिक है, और ख़दशा है कि उसके इस बैड करैक्टर की वजह से जो बच्चा है या बच्ची है उसकी तालीम व तरबियत के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर जो है वो बैड इफ़ेक्ट होगा, तो फिर गार्डियन कोर्ट से रजू करके बाप जो है वो माँ से उसकी हज़ानत ले सकता है, लेकिन उसके लिए बाप के पास इंतहाई सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, उसके पास सबूत होने चाहिए कि ये जो माँ है उसका ये करैक्टर है। अदरवाइज़ कभी नहीं हुआ कि जो माँ से बच्चे लेके वालिद को दे दिए जाए। दूसरी सूरत माँ से बच्चे लेके वालिद के पास आने की एक और सूरत भी है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं और वो ख़ुद कोर्ट में आके ये कह दें कि हाँ जी हमने जो है वो अपनी प्रेफर कर दें माँ के ऊपर वालिद को कि हमने वालिद के पास रहना है। इस सूरत में भी कोर्ट्स जो हैं वो अक्सर वालिद के हक़ में फ़ैसला कर देती हैं, और इस सूरत में भी बाज़ औक़ात फ़ैसला हो जाता है कि करैक्टर तो माँ का ठीक हो, लेकिन माँ जिस एटमॉस्फेयर में रह रही है वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो एजुकेशनल सपोर्टिंग ना हो। ठीक है, वो गांव में रह रही है और वालिद जो है वो एक पोश एरिया में या एक अच्छे एरिया में रह रहा है, तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट के सामने हमेशा एक चीज़ होती है, वो होती है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। ठीक है जी, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड जो है कोर्ट ने सिर्फ इसको मद्देनज़र रखना है कि आया बच्चे की जो वेलफेयर है वो किस माहौल में ज़्यादा बेहतर है, जिस माहौल में माँ रह रही है वो बेहतर है या जिस माहौल में बाप रह रहा है वो बेहतर है। तो अगर ऐसी कोई सॉलिड प्रूफ हो तो फिर भी माँ से जो बच्चे की हज़ानत है वो बाप को शिफ्ट कर दी जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि दोनों ये तो हो गई कि जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हमने बताई हैं। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जो माँ है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी, माँ की डेथ हो गई, उसके बाद बाप कोशिश करता है कि इस बच्चों की जो हज़ानत है, जो इनकी कस्टडी है वो मुझे मिल जाए। तो कोर्ट जो है या लॉ जो है वो ये प्रिज्यूम करता है कि माँ के बाद जो उनकी बेहतर परवरिश कर सकते ही है वो उनकी अगर नानी ज़िंदा है तो फिर वो बच्चे नानी के पास चले जाएंगे। ठीक है जी, अदरवाइज़ फिर जो है वो बाप या अगर उनकी दादी ज़िंदा है तो फिर वो उधर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये बच्चों की हज़ानत के हवाले से, बच्चों के मेंटेनेंस, बच्चों के ख़र्चे के हवाले से हमने जो है ये अभी डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे तलाक़ के हवाले से और निकाह के हवाले से कि जो हमारा इस्लामिक लॉ है, जो हमारा फैमिली एक्ट है 1964 का, वो इसके मुतालिक क्या कहते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।